Hi students, welcome to AR Accounting. Today we are going to solve question number 5 of paper 2 October November 25. ये क्वेश्चन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में है। इसमें हमने एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ हमने ट्रेडिंग जो सेक्शन होता है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सिर्फ वो बनाना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या चीजें गिवन है। तो GH company manufactures car parts and has provided the following information relating to the year ended 31 March 2025. रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू आपको पता है इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। अभी हम इसमें से सिर्फ पहले चलें, इसमें ये भी साथ में हम मेंशन करते हैं कि क्या चीज इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और क्या चीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। आपको ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट बनाने से। ठीक है, तो ये रेवेन्यू कहाँ जाएगा? ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। रॉ मटेरियल्स जो हैं ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ये सारी रॉ मटेरियल्स की डिटेल है, ये उनका ओपनिंग और ये उनका क्लोजिंग बैलेंस। फिनिश्ड गुड्स जो होती हैं ये इनकम स्टेटमेंट में हम शो करते हैं। फिनिश्ड गुड्स ये उनका ओपनिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस फिनिश्ड गुड्स का। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस हैं। सैलरीज एंड वेजेस ये आपको यहाँ पे ये देखें, ये हेडिंग दी हुई है। अब इसकी नीचे टाइप्स हैं सैलरीज एंड वेजेस की। इसमें पहले ऑपरेटिव वेजेस हैं। ऑपरेटिव वेजेस आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाती हैं। ऑपरेटिव वेजेस जो ऊपर हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, फैक्ट्री सुपरवाइजर इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ऑफिस स्टाफ सैलरीज हमेशा इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं। ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाता। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, जहां पे बाकी रॉ मटेरियल्स अपीयर होंगे जिस सेक्शन में जो हमारा मटेरियल्स वाला पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल्स वाला, वहां पे जाएगा। परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये फिनिश्ड गुड्स इनकम स्टेटमेंट का वो है। कैरेज इन ऑन फिनिश्ड गुड्स ये भी वहीं पे उनके साथ ही जाएंगी। फिनिश्ड गुड्स की कैरेज है, मतलब कि उनको हमें अपनी प्लेस पर लाने का जो खर्चा आया वो कैरेज। फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट, ठीक है, ये फैक्ट्री मशीनरी हमें दी हुई है तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है ये इसकी दो चीजें दी हुई हैं, उसकी कॉस्ट और उसकी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी इस साल की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले जाएंगे उसको भी। और उसके बाद रेंट एंड रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस और फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, अब हम नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई होती हैं, उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस हो गए, तो ये सारे इनका कितना परसेंट या कितना पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए और कितना हमारा जो है वो इनकम स्टेटमेंट में या फैक्ट्री में जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है और ये उसका ओपनिंग और ये उसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। फिर हम देखते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हमें दी हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% यूजिंग द, एक तो रेट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन रेट, यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और दूसरा हमें उसका मेथड का कहा हुआ है कि ये वाला मेथड आपने यूज करना है। रेंट एंड रेट्स 60% रिलेट टू द फैक्ट्री। देखें, मैंने जो कहा था आपको ऊपर कि 60% रेंट एंड रेट्स जो हैं वो फैक्ट्री में जाने हैं, विद द रिमाइंडर बीइंग फॉर ऑफिस, और जो बाकी के होंगे वो ऑफिस में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर टू बी स्प्लिट इन द रेशियो 5:3 बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस, यानी कि 5 जो है 5 रेशियो वो फैक्ट्री को चार्ज होगी और 3 रेशियो जो है वो ऑफिस को चार्ज होगी। कैसे होगी ये हम अभी देखेंगे। इंश्योरेंस इज स्प्लिट इक्वली, इंश्योरेंस को इक्वली डिवाइड करना है बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से जो जो चीजें फैक्ट्री की हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएंगी और जो जो चीजें उसने कही हैं कि वो ऑफिस को चार्ज करनी है वो इनकम स्टेटमेंट को जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये स्पेस दी हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं
और इसमें ये देखें कि आपको आपके पास दो कॉलम्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये फर्स्ट कॉलम जो होता है लेफ्ट साइड पे, ये वर्किंग के लिए होता है। यहाँ पे हमने आइटम्स को, एक से ज्यादा आइटम जिनका हमें एक आंसर चाहिए, उसको हम फिर कैलकुलेट करके लास्ट वाले कॉलम में लेके जाते हैं। ये याद रखना है आपने यहाँ पे। और ये इसके मार्क्स कितने हैं? 13 मार्क्स हैं। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है जी, तो आइए, ये अब हमारा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उन्होंने हमें बना के दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल्स, जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल्स यूज हुए हैं, ये वो होते हैं। बहुत आसान होती है इसकी वर्किंग। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी हुई है, हमने लिख दी, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये यहां मैं साइन लगाता जाता हूं, और माइनस या लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमने तीन इसकी वैल्यूज लिखकर और उसका ये आंसर हमारे पास, दिस प्लस दिस एंड माइनस दिस, और ये सारी चीजें आपको वहां पे दी हुई हैं। ये आ गई ओपनिंग इन्वेंट्री, ये परचेजेस आ गई, ठीक है जी, और ये इसका आंसर आ गया, उन्होंने इसको ऐड कर दिया था, इसका आंसर ये आ गया था, ये यहां पे, ठीक है, 21,700 प्लस 280,050, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आया। इसमें से ये फिर इसको हमने माइनस कर दिया 16,400 क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि हमारा रॉ मटेरियल कितना, ये हमारे पास पहली फिगर आ गई, इस ब्लॉक का आंसर आ गया। यानी कि ये जो हमने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये हमारा कितना आ गया, 285,350। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वो डायरेक्ट लेबर होता है। तो उसके अंदर हमारे पास एक ही आइटम दिया हुआ है, ऑपरेटिव वेजेस। ऑपरेटिव वेजेस का मतलब कि उन लोगों की वेजेस जो मशीन्स पे काम करते हैं, डायरेक्टली वो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी प्रोडक्शन में, जो गुड्स की प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, डायरेक्टली जिनका मेन रोल होता है, उनको ऑपरेटिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस उनकी कही जाती हैं। तो ये हमारे पास आ गई 241,200, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये हमारे पास 526,550 आंसर आ गया हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अब इसमें वैसे तो प्राइम कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट, ये मैं आपको बता देता हूं, प्राइम कॉस्ट किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दो आइटम्स दिए हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं दिए हुए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वर्ड बेटा देखें आपके क्वेश्चन में, या तो उसको यही लेबल दिया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसकी जगह या रॉयल्टीज होंगी या पेटेंट्स होंगे, बस इन तीन के अलावा आईजीसीएसई लेवल पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो और नहीं होते। मैक्सिमम ये थ्री वर्ड यूज होते हैं, मोस्टली दो यूज होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या रॉयल्टीज। अगर वो गिवन हो तो प्राइम कॉस्ट से पहले आपने उनको भी लिखकर इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद इन तीन चीजों को ऐड हो जाएंगी। कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल जो आएगा, फिर डायरेक्ट लेबर का जो टोटल आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को सम अप करके आपने आपका जो फिगर आएगी दैट विल बी कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो अब हम ये प्राइम कॉस्ट जो है ये हमारी सारी डायरेक्ट कॉस्ट्स का टोटल होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना जितनी भी, उसका टोटल जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। ओके, देन फैक्ट्री, अगली हमारी एक हेडिंग है फैक्ट्री ओवरहेड। मैं हेडिंग को जरा अंडरलाइन करता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो क्या कहलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो यानी कि ये वो हमारी कॉस्ट होती हैं जिनको हम डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं कर सकते कि हर प्रोडक्ट पे ये वाला खर्चा कितना आ रहा है, ये वाली कॉस्ट कितनी आ रही है, तो इनको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। जो ऊपर प्राइम कॉस्ट के अंदर चीजें हैं उनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं
बाय प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम कि हमारा फॉर एग्जांपल हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक प्रोडक्ट को तैयार करने के कितने पैसे लेते हैं हमें पता है, एक प्रोडक्ट पे मटेरियल कितना लग रहा है हमें पता है, ठीक है। तो इस तरह हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल इतनी प्रोडक्ट्स बनी और उनके ऊपर टोटल इतनी कॉस्ट आ गई। तो ये सारी डायरेक्ट है ऊपर वाली। प्राइम कॉस्ट के बाद ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। अब इसमें सबसे पहले फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है, वो हमने एज इट इज लिख दी, इसके अंदर हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। उसके बाद देखें रेंट एंड रेट्स। क्वेश्चन में अगर आप आए तो रेंट एंड रेट्स का हमें कहा गया था, ये देखें कि 60% रिलेट टू द फैक्ट्री। अब ऊपर क्वेश्चन में हमें रेंट एंड रेट्स जो दिए हुए हैं ये देखें ये 10,060 हैं, इसका क्या करेंगे हम, इसका 60% ले लेंगे, ठीक है। यानी कि ये इसको अगर मैं करूं तो आपको ये या पता होना चाहिए वैसे ही 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 6,036, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये आंसर आ गया। तो ये इतना यानी कि हमने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करना है मैन्युफैक्चरिंग को, जो बाकी इसमें से बचेगा वो हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर आप देखें इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें किस तरह कैलकुलेट करने का कहा है, 5:3 रेशो दी हुई है कि एक चीज को इस रेशो के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। देखें जब भी रेशो दी हुई हो तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले उसको सम लेना है, 5 + 3 = 8। अब ऊपर कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टोटल हमें दिए हुए 9344। तो ये देखें ये जो पहली रेशो होती है आप इसका ऑर्डर ले लें, ये ए ये बी। इसी तरह आपको आगे जो जिनको एलोकेट करने हैं हमने एक्सपेंसेस, ऑर्डर में पहले क्या आ रही है, फैक्ट्री, और फिर क्या आ रहा है, ऑफिस। तो अभी हम फैक्ट्री का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फैक्ट्री की रेशो कौन सी है, फैक्ट्री की रेशो 5 है। तो 5 अगर हम फैक्ट्री का पार्ट निकालना चाहें इसमें से तो हम क्या करेंगे, 5/8 यानी कि उसकी रिस्पेक्टिव रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर हमें टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 9344, 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9344। इसका जो आंसर आएगा वो किसको चार्ज होगा, वो फैक्ट्री को चार्ज होगा, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आता है इस कैलकुलेशन का दैट इज 5840, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉस्ट है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस उसने कहा था कि इक्वली डिवाइड करनी है बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। ये देखें इंश्योरेंस इज स्प्लिट इक्वली बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस, ठीक है। यानी कि हम उसका हाफ कर देंगे, उसको 2 पे डिवाइड करके इंश्योरेंस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ले जाएंगे। तो वो हमने 2 पे डिवाइड कर दिया इंश्योरेंस को, ये देखें 2 पे डिवाइड कर दें या उसका 50% ले लें, एक ही बात है, वो आ गया, उसका आंसर आ गया। देन फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस जो हैं इसको हमने कोई भी इसके एडजस्टमेंट हमें उसने नहीं बोली थी, वो हमने एज इट इज लिख दिए। अच्छा अब उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात आती है। डेप्रिसिएशन का बहुत आसान कि डेप्रिसिएशन उसने बोला था कि 15% किसका लेना है आपने, 15% पे डेप्रिशिएट करना है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि पहले आपने कॉस्ट में से जो मशीनरी है उसकी कॉस्ट कितनी है, 427,000, कॉस्ट में से माइनस करनी होती है उसकी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन होती है, तो ये हमें गिवन थी, इसको माइनस करके जो आंसर आए, इसका जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, फिर उसका 15% लेंगे। यानी कि 427,000 में से माइनस करेंगे 187,000, जो आंसर आएगा उसको 15/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाता है जी, 36,000, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले, इनका फैक्ट्री ओवरहेड्स का ये टोटल आ गया 132,956। ओके अब क्या करना है हमने, उसके बाद ये जो हमारी प्राइम कॉस्ट आई थी ऊपर और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों को बेटा अब हम कर देंगे ऐड करके इसका आंसर हमारे पास ये आ गया 659,506, ये आ गया। इसके सामने इसको लेबल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो नेक्स्ट आइटम हमारा होता है
वो वर्क इन प्रोग्रेस का होता है। उसकी हेडिंग देंगे आप ऐसे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ये चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आ गया। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसमें से अब इस आंसर में से ये माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास अब आंसर आ गया है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इस क्वेश्चन का कि कैसे सॉल्व किया गया है। अच्छा, इसमें मार्क्स जो है टोटल 13 है। इसमें टोटल मार्क्स 13 है इस क्वेश्चन के। और ये देखें मार्क्स कहां कहां पे आपको ये जो जिनके सामने ये बोथ लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि उसको कोई दो चीजें चाहिए जिसकी बेस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। और यानी कि ऊपर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस लिखा, उसको ऐड किया, ठीक है, तो और फिर उसके एडिशन में से ये माइनस किया, तो फिर आपको यहां तक ये सारी चीजें लिखने का 1 मार्क मिलेगा। फिर ये फिगर लिखने का, ये जो आपका नीचे टोटल आया इसका 1 है, इसका 1 है। ये अगर आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, गलत आंसर भी आ गया है लेकिन आपने आंसर लिखा है, तो इसका ऑन फिगर का मतलब होता है कि अगर आपका कैलकुलेशन गलत भी है लेकिन आपका प्रोसीजर ठीक है तो आपको इसका मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसका उसने बोला है पार्ट बी के अंदर, ये देखें क्वेश्चन में चलते हैं वापस। ये पार्ट ए हमारा हो गया, पार्ट बी है प्रिपेयर द ट्रेडिंग सेक्शन। क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें, क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करें कि जो उसमें ऊपर आपको रिक्वायर्ड, ये जो बेटा रिक्वायर्ड होता है ना, रिक्वायर्ड के फौरन बाद जो आपको वो कह रहा होता है, these lines are very important in your paper. Prepare the trading section of the income statement of GH company for the year ended 31st March 2025. ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब है कि जहां तक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, बस वो वाला सेक्शन हमने बनाना है। ठीक है, पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट तक की कैलकुलेशन करनी है। तो ये हैं इसके 7 मार्क्स। अब देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन अब ये इनकम स्टेटमेंट चूंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की है, तो इसलिए इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो है, कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट है ट्रेडिंग बिजनेसेस से। ठीक है, तो रेवेन्यू हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम ट्रेडिंग बिजनेस में लिखते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देंगे जैसे हम वहां देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ सेल एक से ज्यादा चीजों पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, एक से ज्यादा आइटम। अब ये जो ऊपर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है, इसके अंदर ये जो हमारी लास्ट फिगर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। इट इज नॉट द होल कॉस्ट, इट इज जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी वहां पे जाके ऐड हो जाएगी। तो इसलिए ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आ रही है। ये कहां से आ रही है? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रही है ऊपर। और उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स दी हुई थी, फिनिश्ड गुड्स, और मैंने आपको बोला था ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, तो उनकी ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस परचेजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ये फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड आइटम है। कैरेज इन, और ये कैरेज इन भी जो था ये भी फिनिश्ड गुड्स का ही था, ये भी ऐड हो जाएगा। और माइनस क्या होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें लिखने के बाद इनका आंसर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जो भी फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर, ये इनको लिस्ट यहाँ पे करेंगे और इसका ये आंसर यहाँ ले जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो चीजें माइनस हो रही हो, जैसे 49,660 है, जिस चीज ने माइनस होना है उसको आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आप ये ना भूलें कि ये इसने प्लस होना है या माइनस। ठीक है, एक तो आपको ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक, इसकी डिटेल्स जो हैं आपको याद करना होंगी, और दूसरा इसको जो चीजें माइनस होनी है उसके राउंड ब्रैकेट्स लगाते जाएं, ताकि जब आप कैलकुलेटर में आप अपनी वैल्यूज को इनपुट करें तो ब्रैकेट्स वाली को आप माइनस के साथ करें। तो बेटा ये आंसर आ गया रेवेन्यू में से। अब ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल हमारी जो है वो ये है। अब ये फिगर कॉस्ट ऑफ सेल है, इस ब्लॉक का फाइनल आंसर। अब इसको रेवेन्यू में से हम माइनस कर देंगे, रेवेन्यू में से ये क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आएगा ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमने ट्रेडिंग सेक्शन में, यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्शन लिखेंगे,
ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो इसके हमारे पास जो है 7 मार्क्स हमें इस तरह इसके मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आप प्लीज कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में मुझे कमेंट्स में लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको बाकी वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।